हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम लोग जो है हर एक चैप्टर के शॉर्ट टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉन्ग नहीं क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल हो गया, थ्योरी हो गई, एमसीक्यूज हो गए। तो जितने छोटे छोटे नंबर वाले हैं वो, क्योंकि बड़े नंबर वाले क्वेश्चन तो आपको पता है, जितने भी डेरिवेशंस होते हैं वो आपको करने हैं सारे के सारे, जितने भी स्कूल में आपके कराए हों, कोचिंग में कराए हों, और मेरी भी वीडियो पे कई डेरिवेशंस पढ़े हैं, तो वो तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, एक एक दो दो नंबर वाले, वो हम आपको आज यहाँ पे कराने जा रहे हैं। किस चैप्टर के? वैद्युत क्षेत्र था आवेश के जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं। ठीक है, बाकी तो आपने पढ़े होंगे इसको, लेकिन कुछ हम कराने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, इसके इसी तरह से हर एक चैप्टर के क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है निर्वात की वैद्यशीलता का मात्रक क्या होगा। सबसे पहली बात तो निर्वात की वैद्यशीलता होती क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। देखिए, निर्वात की वैद्यशीलता किसको कहते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है? मात्रक पूछ रहा है। और अब मात्रक हम यहाँ पे बता रहे हैं तो आपको इसके विमा भी पढ़नी होगी, और विमा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मात्रक हम आपको बताए दे रहे हैं, आपके सामने ऑप्शन है। देखिए कैसे निकालते हैं। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना ये। अब मुझे एक बात बताइए, आपको एप्सिलॉन नॉट की ही तो मात्रक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, एफ को नीचे ले आइए। तो यहां से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये तो ऐसा ही है। ऊपर क्या है? Q1 Q2 अपॉन ये एफ कहां चला जाएगा? आर स्क्वायर की गुणा में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब आप मात्रक निकाल लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या है? आपका कांस्टेंट है, ये विमाहीन राशि है। ठीक है, यानी कि इसका मात्रक नहीं होगा। अब रही बात, ये दोनों आवेश हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। इसका मात्रक भी क्या होगा? कूलाम। ठीक, नीचे देखिए एफ का मात्रक क्या होता है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आर क्या होती है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कूलाम कूलाम मिलके क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें लिखा है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा इसको। कह रहा है एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि किसी कैपिटल क्यू पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो क्यू बाई क्यू किस बराबर है? किसके बराबर है देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले वर्ग की बात कर रहा है तो हम क्या कर देते हैं? एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। और कोण तो आपको पता ही 90 डिग्री का होता है प्रत्येक। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसकी एक भुजा मान लेते हैं ए, तो ये भी ए हो जाएगी, ये सारी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। कह रहा है दो विपरीत कोनों पर कैपिटल क्यू आवेश रखे हुए हैं, तो ये एक विपरीत कोना हो गया, मान लिया इसको ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। ठीक, तो एक कोना अगर ये है तो इसका विपरीत यही तो होगा कि नहीं होगा? और अगर हम यहां से इसकी एक दूरी को मिला दे तो ये इसका क्या बन जाएगा? वर्ग का विकर्ण। ठीक, और विकर्ण का आप जानते हैं कि जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? भुजा √2, यानी कि a√2 क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद क्या कह रहा है? बाकी बचे विपरीत कोनों पे स्मॉल क्यू रखे हुए हैं, यानी कि डी पर भी क्यू है और बी पर भी स्मॉल क्यू है। कह रहा है किसी एक क्यू पर, इस मान लीजिए कोई भी एक क्यू है, इन पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। ठीक, और अगर नेट फोर्स 0 है तो हमें क्यू अपॉन क्यू का मान बताना। हमें किसका मान बताना है? हमको कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर किसके होगा, ये हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर हम तो बताने जा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए कर लिया होगा आपने ट्राई। जिसका आ गया अच्छी बात, नहीं आया तो अब देख सकता है यहाँ पे। देखिए मुझे आपने कूलाम का नियम वाला चैप्टर, जब ये चैप्टर पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र का आवेश, तो इसमें आपने पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत।
इसमें कई आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पे जो बल लगाया जाता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे कैपिटल क्यू रखा हुआ है, कहाँ, बिंदु सी पर रखा हुआ है। तो बिंदु सी पर अगर हम देखें तो किसके किसके कारण बल लग रहा होगा, इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। तो मान लेते हैं कैपिटल क्यू है, इसके कारण जो बल लग रहा है वो लग रहा है F1। भाई लाइन जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग तो बल लगता है ये, है ना। तो इस लाइन के अलोंग भी फोर्स लग रहा है, मान लिया क्या है, ये F1 है। ठीक है, अब ये जो F1 लग रहा है, F1 की जगह हम इसको क्या ये लिख सकते हैं कि C पर A के कारण बल लग रहा है, यानी कि लिख सकते हैं C पर A के कारण बल। ठीक है, दूसरा देखिए, उसके बाद इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा वो B के कारण लग रहा होगा, यानी कि इसको इस स्मॉल क्यू के कारण लग रहा होगा। तो इसको हम ऐसे यहां से लिख सकते हैं, बाईसी लाइन में लग रहा होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा FCB, C पर B के कारण बल। फिर अगर हम आपको बात करें इस D वाले की, तो D पे क्या एक स्मॉल क्यू रखा है, इसके कारण जो बल लग रहा होगा वो इधर डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, FCD, यानी कि C पर D के कारण बल। अब समझिए बात को, ये दोनों बल 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बहुत ध्यान से कि जैसे दो फोर्स हैं, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, और इसका परिणामी निकालना है। तो आप क्या करते थे, वहां पे आप एक समांतर चतुर्भुज बना लेते थे, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता था वही उसका परिणामी होता था, उसे हम क्या कहते थे, R कहते थे। अब मान लिया A और B के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है, तो इनके बीच से ही वो निकलता था ना, नहीं निकलता था इनका परिणामी। ठीक, तो इस परिणामी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, इसका एक फॉर्मूला लिखते थे कि R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। थीटा क्या हो जाता है, A और B के बीच का कोण। अब यहाँ पे जब A और B के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता था भाई 0। तो अगर यहाँ पे इसकी जगह हम 0 रखेंगे, इतने की जगह अगर हम 0 रख दें गुणे में, तो ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, R बराबर √A² प्लस B², यदि इनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते थे, जो R निकलता था वो इनके बीच से निकलता था, यही तो परिणामी होता था। अब यहां गौर से देखिए, जैसे एक चीज और समझिएगा, ये एक कोई पार्टिकल है, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2। अगर F1 का मान F2 से ज्यादा है तो आप कहेंगे इनका परिणामी किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, यानी कि हम क्या लिख देंगे, F1 माइनस F2 लिख देंगे। और यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये जो पार्टिकल है फिर रेस्ट में रहता है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है। अब मान लीजिए ये पार्टिकल के ऊपर इधर भी फोर्स एक F1 लग रहा है और इधर दूसरा भी फोर्स F2 लग रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों एक ही साइड खींच रहे हैं, तो दोनों बल क्या हो जाते हैं, सिंपली जुड़ जाते हैं, है ना। अब इतना अगर आपने समझ लिया है, तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, इस पे 3 बल लग रहे हैं और कह रहा है जो नेट बल है वो क्या है, 0 है। बात समझिए, क्यू पर इन तीनों के कारण जो फोर्स नेट लग रहा है, नेट मतलब टोटल फोर्स, जैसे देखिए इस पे इधर फोर्स लग रहा था इधर, लेकिन नेट फोर्स क्या था, F1 माइनस F2 था कि नहीं था। और अगर एक ही डायरेक्शन में था तो नेट फोर्स क्या हो गया था, F1 प्लस F2 हो गया था। तो इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा वो इस फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, तीनों को अगर हम ऐड कर दें विद डायरेक्शन, ठीक, अगर तीनों को हम ऐड करेंगे तो उनका परिणामी क्या निकलना चाहिए, 0 निकलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे कैसे, बात ये फंस रही है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर हम गौर से देखें तो FCD और FCB ये दोनों 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों का परिणामी निकाल लें, अगर इन दोनों का हम परिणामी निकाल लें तो वो इनके बीच से जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जब उनके बीच से जाएगा तो वो जो बीच से जा रहा है और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, सिंपली जुड़ जाएंगे और हमें नेट फोर्स पता चल जाएगा। और नेट फोर्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0 है, वहां से हम Q बाई Q का मान निकाल लेंगे। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं FCD और FCB की, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो FCB व FCD का परिणामी
परिणामी। अगर इसका परिणामी निकालेंगे हम इसको मान लेते हैं एफ डैश, ठीक है, एफ डैश मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। देखिए दोनों 90 डिग्री पे है ना, अब 90 डिग्री पे है तो हमें इसकी जरूरत तो नहीं ना पड़ेगी। बात सुनिए 90 डिग्री पे है तो वो जो थीटा वाला पार्ट है 2ab cos थीटा वो तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, सबसे पहले से बचेगा एफ परिणाम, इसका परिमाण रखते हैं ना हम लोग जी, यहाँ पे कहें तो परिमाण निकाल लेते हैं फोर्स का। देखिए ये क्या हो जाएगा एफ सी बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एफ सी डी का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 90 डिग्री है, cos 90 का मान 0, वो खत्म हो गया। तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा। ठीक, अब बात करते हैं कि एफ सी बी और एफ सी डी निकालेंगे कैसे। इसको अगर हम समीकरण एक मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं एफ सी डी। तो देखिए एफ सी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट, कूलाम का नियम लगाइए। देखिए एफ सी डी इसके और इसके बीच लग रहा है, तो सब क्या होता है Q1 Q2 यानी कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया एफ सी डी। अब उसके बाद अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो कौन सी डायरेक्शन पे है, ये डीसी डायरेक्शन पे है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है डीसी है। दूसरा देखते हैं एफ सी बी। एफ सी बी को अगर हम देखें तो 1/4 पाई एफ साइन नॉट। अब सी बी यानी कि क्यू, ये वाला क्यू इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कौन डायरेक्शन में है, ये बीसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये दोनों फोर्स मिल गए। अब अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों फोर्स क्या है बराबर हैं, चूंकि हम यहां से कह सकते हैं एफ सी डी बराबर क्या है एफ सी बी है, दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर हैं तो इनमें से हम किसी को भी एफ सी बी को एफ सी डी लिख सकते हैं या एफ सी डी को एफ सी बी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए ये चीज आपने देख ली, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो अब अगर हम डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश बराबर अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट एफ डैश बराबर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा सी बी है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एफ सी बी स्क्वायर प्लस, और एफ सी डी को भी हम क्या लिख सकते हैं एफ सी बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो एफ डैश बराबर अंडर रूट, ये देखिए एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर नहीं हो गया ये, तो 2x स्क्वायर एक्स यानी कि एफ सी बी, तो एफ सी बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहां से एफ डैश आपसे कहें क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एफ डैश यानी कि बाहर निकल के हमारे पास आ जाएगा एफ सी बी, इस जिस पे स्क्वायर लगा है वो बाहर आ जाएगा, एफ सी बी आ जाएगा और अंडर रूट क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें कि हमारे पास अब एफ डैश यानी कि इन दोनों का परिणामी कितना है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का जो परिणामी आया है यानी कि एफ डैश आया है वो कितना आया है एफ सी बी का मान रख दीजिए 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 2 कह रहे हैं, क्या है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2। ठीक, ये हमारे पास एफ डैश आ गया। अब आपसे पूछिए किधर लग रहा होगा, तो भैया इनके बीच से ही तो निकल रहा होगा परिणामी, जस्ट बीच से निकल रहा होगा। कौन डायरेक्शन में, एसी डायरेक्शन में होगा। कौन डायरेक्शन में होगा, एसी डायरेक्शन में होगा, है ना। अब देखिए ये हो गया एफ डैश, एक हमें मिल गया। अब बचा क्या, एफ सी ए बचा। तो यहां से अगर हम आपसे एफ सी ए कहें, ठीक है एफ सी ए, तो एफ सी ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इनके बीच का यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी का, भाई इसका वर्ग नहीं करेंगे तो ए, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो एक स्क्वायर मिल जाएगा और ये खाली 2 मिल जाएगा, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी एसी होगी। अब देखिए इन दोनों का परिणामी यानी कि एफ डैश और खाली एफ सी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सिंपली जुड़ जाएंगे। तो अब अगर हम नेट फोर्स की बात करें, तो अगर हम क्यू पर नेट फोर्स देखें तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ सी ए, हो जाएगा ना। ये इनके ऊपर नेट फोर्स हमारा निकलेगा। क्लियर। अब देखिए मान रख दीजिए बस जैसे जैसे दिया हो, और हमें पता है प्रश्नानुसार नेट फोर्स इसके ऊपर है क्या, भाई नेट फोर्स क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर एफ डैश का मान कितना है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू
अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक, प्लस एफ सी ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। यहां तक समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से ये वाला इधर लेके आते हैं, ठीक। जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो रहा है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, और कुछ मिस कर रहे हैं, हाँ ये मिस कर रहे हैं, इसमें √2 भी तो लगा हुआ है, √2, ठीक। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू √2 अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक, समझ गए आसानी से। देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, ए क्यू इस एक क्यू से क्या हो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देखिए ये क्यू है, इसको इधर ले आते हैं, ये स्मॉल क्यू है, इसको इसके नीचे ले आते हैं, ये माइनस को उधर भेज देते हैं, और ये नीचे वाला 2 इधर भेज देते हैं, और 2 किसी गुणे में जाएगा √2 पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2। ये आपके पास आ गया -2√2 आंसर। तो इसमें ऑप्शन आपको देख रहे हैं आप तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कोई कंफ्यूजन लगे आपको FCA FCB मानने में, तो आप F1 F2 F3 सिंपली मान सकते हैं। मान लीजिए इसको F1 माना, इसको F2 माना, इनका परिणाम ही B से जाएगा, और ये F3 के साथ क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा और सिंपली जुड़ जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आ चुका है, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हटाते हैं इसको यहाँ से, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया -2√2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक, न्यूटन इंटू कुलाम, कुलाम बटे न्यूटन, न्यूटन बटे कुलाम, या फिर जूल बटे न्यूटन, ठीक, ये ऑप्शन दे रखे हैं। बात समझिए, ई का जो मान होता है, ई का मान होता है F/Q, ठीक। अभी इसको हम आपको पढ़ाएंगे वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। F/Q0, आप इसको F/Q भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब देखिए अगर इसकी मात्रक की बात करें, तो यहीं से आपको दिख रहा है कि F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है कुलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कुलाम, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कुलाम। आसान सा क्वेश्चन था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, कह रहा एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। देखिए जैसे हमने कोई आवेश ले लिया Q, तो इसके कारण कोई ना कोई क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें कोई भी आवेश लाने पर उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण। अगर हम कोई पॉजिटिव आवेश लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, और निगेटिव लाएंगे तो क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो बात यह है कि इसका कोई ना कोई क्षेत्र है ना, जैसे चुंबक का क्षेत्र होता है, किसी लोहे को ले आइए अन्य चुंबक को ले आइए तो उस पर बल लगता है नहीं लगता, ऐसे किसी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। अभी हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसी आवेश को लाने पर, तो ऑप्शन में देखिए एक्स किरणें आवेश हैं नहीं, न्यूट्रॉन वो तो भैया 0n1 लिखा रहता है, सॉरी 1n0 होता है ना, न्यूट्रल है, वो भी आवेश नहीं है। गामा किरणें वो भी आवेश नहीं, लेकिन अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है 2He4, ठीक है, तो ये क्या होता है आवेश होता है, इस पे आवेश कितना होता है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि ये आवेश है जो किसे विक्षेपित कर सकता है, अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा अल्फा कण, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। देखिए कह रहा वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जब डेरिवेशन किया होगा, हमने अपने चैनल पे भी करा रखा है, देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज की। तो टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, क्या होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। जब ये निकल के आया था तभी हमने कहा था इसको वेक्टर रूप में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टाउ बराबर P क्रॉस E। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा A.B बराबर क्या होता था AB cos थीटा, यानी कि अगर AB cos थीटा लिखा हुआ है तो हम उसको A.B लिख सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B, इसको क्या लिख सकते हैं AB
साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन दिखाता है इसकी, ठीक है। तो देखिए जहां ए बी साइन थीटा लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो यहां से देखिए पीई साइन थीटा है तो टाउ बराबर क्या है, पीई साइन थीटा, तो पीई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ए लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी। तो ये हो गए 3 4 5 तीनों क्वेश्चन, ठीक। तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे हो गए। अब कुछ जो है हम लोग थ्योरी बेस्ड देखते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरी होगी, तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, इसको हटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, अगर ये वैकल्पिक भी आ सकता है और अगर न्यूमेरिकल के रूप में आए तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले कह रहा है एक कूलाम आवेश, यानी कि आवेश क्यू का मान दे रखा है, आवेश क्यू इज इक्वल टू एक कूलाम, ठीक है, एक कूलाम दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बात इलेक्ट्रॉन की कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और ये कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, आप जानते हैं प्रोटॉन पे इतना ही धन आवेश होता है। उसके बाद नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी कि एन का मान पूछना है हमसे। तो ये हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। अक्सर क्या होता है कि कुछ चीजें आसान होती हैं और एग्जाम के टाइम पे हम उसको भूल जाते हैं जल्दबाजी में, तो इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिया। अगर यहाँ से एन का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू का मान दे रखा है एक, ई का मान कितना था 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, इसका परिमाण लेंगे यहाँ पे। अब अगर हम पॉइंट आते हैं 0 बढ़ जाएगा, तो एन का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 10/16 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम काटे तो 2 पंजे 10 2 8 16, तो एन बराबर यहाँ से क्या होगा, देखिए ये 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो एक 0 से उधार ले लेते हैं हम लोग, तो ये 50/8 हो जाएगा गुणा 10 की पावर 18 बचेगा कि नहीं बचेगा, काट देते हैं। एन बराबर देखिए कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 8 छंग 48, तो 6 बार तो गया, 8 छंग 48, 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 2 में 0 बढ़ाएंगे, जब 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा 4 4 में 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम आवेश में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लीजिए इसे वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम वेक्टर स्वरूप में लिखिए, ठीक। तो देखिए इसको हमने थ्योरी थोड़ी सी लिख ली है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसके नीचे आप जो है वेक्टर स्वरूप हम लोग लिखेंगे। क्या कह रहा है, माना है Q1 व Q2 के दो स्थिर आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है, तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का सदिश रूप निम्नवत होगा। क्या होगा, देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1 F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। सदिश रूप में लिखना है तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ दिशा दिखानी होती है तो r की दिशा में होता है, यानी कि क्या हो जाएगा r कैप। ये आपका सदिश रूप हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, समझ लीजिए, इसी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग इसे हटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है यदि, देखिए न्यूमेरिकल है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, ठीक। सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिखते हैं हम लोग। तो क्या दिया है हमें, दिया है, ठीक है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के का मान दे रखा है कितना 81, और पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है जल की भाई इस तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, क्या पूछ रहा है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। इसको किससे प्रकट करते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट से, सॉरी एप्सिलॉन से, यानी कि एप्सिलॉन का मान हमसे
पूछ रहा है। और यहाँ पे एप्सिलॉन आया तो एप्सिलॉन नॉट का भी यूज होगा, तो हम यहाँ से लिख देते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट क्या मान होता है इसका? इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। मात्रक क्या होता है? देखिए कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। लिखवा चुके हैं, अभी भी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था एमसीक्यूज में। तो अब इसके लगाते कैसे हैं? देखिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है? एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां से एप्सिलॉन का मान निकालना है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो अब मान जब निकालना है तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? देखिए के का मान कितना होता है? के का मान दिया रखा है 81। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। क्लियर? अब आप इसका क्या करना है? गुणा कराना है। जैसे ही आप गुणा कराएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 पॉइंट, देखिए हमने निकाल के रखा हुआ है, आप जो है इसको गुणा करा के देखिएगा कितना मिलेगा? 7.17। ठीक है, 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, मात्रक वही क्या? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन आपको जरूर करनी है, एग्जाम में आप ही को करना है। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं इसको यहाँ से, 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं लिखिए। दूसरा है कि एक कूलाम बिंदु आवेश वायु में 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले पार्ट में हमने कुछ लिख रखा है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, बताएंगे क्या लिखा है, देख तो रहे होंगे आप लोग, लेकिन अभी समझाते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर उस पर एक बल लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ये आवेश है प्लस क्यू, इसके पास कोई अन्य धन परीक्षण आवेश हम लेके आए। एक परीक्षण आवेश होता है, ठीक है, ये काल्पनिक आवेशिक होता है। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो इस पे क्या लगेगा? एक बल लगेगा, और ये बल किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर लगेगा, क्योंकि इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो बल लग रहा है और जो परीक्षण आवेश है, इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? इस बिंदु पर, मान ली ये बिंदु कोई ए है, यहाँ पर ये परीक्षण आवेश आया, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो जो है इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आप जानते हैं ये भी सदिश, ये क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा की बात अगर कहें तो धन परीक्षण आवेश की चलने की दिशा होती है। कैसे? अगर यहाँ माइनस क्यू होता तो ये आवेश किधर चलता? इधर चलता है ना, इसके ऊपर बल किधर लग रहा होता? इधर लग रहा होता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती? इधर साइड में होती। और ये प्लस है, तो अब जो है प्लस है, तो ये प्लस है, तो इस पे प्रतिकर्षण लग रहा है, यानी कि बल इधर की ओर लग रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती? इधर होती, यानी कि धन परीक्षण आवेश की चलने की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्लियर बात सभी को? ठीक, तो ये हो गया आपका E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा, ठीक है, बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर माना वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें मात्रा को विमाएं पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि कैसी राशि? सदिश राशि। तो क्या लिखेंगे? ये सदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश राशि है, इसका मात्रक अच्छा जी, मात्रक क्या होता है इसका बताइएगा। अभी बता के आए हैं, यहीं से दिख रहा है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम, अथवा एक और मात्रक क्या होगा? देखिए
जब आपने वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3, तो आपने पढ़ा होगा विभव प्रवणता, यानी कि वहां से आपको निकल के आएगा E बराबर V/D। तो V क्या होता था, D होती थी प्लेटों के बीच की दूरी, V होता था विभवांतर, ठीक। तो विभवांतर का होता था वोल्ट और दूरी का मीटर, तो इसका मात्रक और क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी विमा की, तथा लिखिए यहाँ पे, तथा इसकी विमा क्या हो जाएगी, ठीक, इसकी विमा हो जाएगी ml t की पावर -3 a की पावर -1, ये क्या हो जाएगी इसकी विमा। आप फॉर्मूले से भी विमा निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट। इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हटाते हैं यहां से। देखिए सेकेंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको समझते हैं। कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट कह रहा है एक कूलाम बिंदु आवेश। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, दिया है क्या दिया है हमें, क्यू का मान दे रखा है 1 कूलाम। 1 कूलाम बिंदु आवेश वायु में 1 मीटर, 1 कूलाम बिंदु आवेश वायु में 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो R बराबर दे रखा है 1 मीटर और कितना वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। अब सबसे पहली बात तो इस फॉर्मूले में देखिए, यहाँ Q0 है, यहाँ Q है, और ये Q कौन सा वाला है, ये Q ये वाला है, और दूरी यहाँ से इस बिंदु की दूरी है R। अब कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये हमें निकालना है, तो पहले फॉर्मूला तो बना लें। देखिए बात सुनिए, E बराबर क्या होता है, F/Q। तो यहां से अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो E बराबर क्या होता है, F क्या होता है, जो बल लग रहा है वो इनके बीच लग रहा है ना, तो यहाँ कूलाम का नियम लग जाएगा कि 1/4πε0 Q1 Q2, यानी कि Q इंटू Q0 अपॉन में इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, Q0 होगा। तो ये Q0 से ये Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें E का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि E बराबर क्या होता है 1/4πε0, क्या फॉर्मूला हो गया, Q/R, यहाँ पे स्क्वायर था ना, Q/R²। Q0 तो कट गया ना, है ना, Q/R²। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। कैसे, देखिए E बराबर, अच्छा इतने का मान क्या होता है, आप जानते हैं इसका मान होता है 9 × 10⁻9। स्मॉल q का मान 1, r का मान 1 का स्क्वायर, यानी कि हमें आंसर क्या मिल गया, E बराबर, ये सब तो 1 हो गया, 9 × 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट का आंसर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब देखने आने क्वेश्चन नंबर 10, इसे हटाते हैं यहाँ से। 10 देखिए, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक आवेश है, प्लस क्यू मान लेते हैं, तो इस पे एक, इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। समझिए बात को, हमने क्या बना लिया, एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया। अब क्या कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, एक प्रोटॉन रख दिया, इनसे बराबर दूरियों पर रखे गए हैं। क्लियर, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। अब आप जान रहे हैं कि जैसे ही इनको हमने रखा, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, यानी कि इसको प्रतिकर्षित करेगा और इसको आकर्षित करेगा। यही तो होगा ना भाई, प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, प्लस प्लस रिपल्सन होता है उनके बीच में, ठीक। अब बात समझिए, कह रहा है कि भाई इस पे देखिए, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में रखा, इस पे क्या लगा, एक फोर्स लगा। अब फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आया, F बराबर ma से। पूछ रहा है किसका ज्यादा होगा। अब बात समझते हैं। सबसे पहली बात तो इस पे क्या आवेश बराबर है, हाँ आवेश कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये निगेटिव होता है, लेकिन इसका परिमाण बराबर होता है। अब जब परिमाण बराबर होगा तो बल इसके ऊपर क्या लगेगा, बराबर लगेगा, लेकिन त्वरण किसका अधिक होगा, इसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें F बराबर ma होता है, क्लियर, क्या होता है F बराबर ma। तो यहां से अगर हम आपसे कहें A का मान क्या हो जाएगा, तो F/m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। अब बल, चाहे हम एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का लें और चाहे हम प्रोटॉन का लें, दोनों के लिए फोर्स क्या रहेगा, ये हो गया m इलेक्ट्रॉन, ये हो गया m प्रोटॉन, हो गया कि नहीं हो गया। अब दोनों के लिए फोर्स कैसा होगा,
फोर्स तो इक्वल होगा। जब फोर्स इक्वल होगा तो यहां से हम कह सकते हैं भाई फोर्स हो गया इक्वल। फोर्स इक्वल हो गया तो आप जानते हैं ए बराबर एफ अपॉन एम होता है, अभी भी देखा ए बराबर क्या होता है एफ अपॉन एम। जब फोर्स इक्वल हो गया तो फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, फोर्स बराबर हो गया। अगर ये कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट इसको मान लिया, कांस्टेंट आएंगे तो अनुपाती का निशान लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि सॉरी ए विद अनुपाती 1/m। क्यों? क्योंकि एफ बराबर एफ ए बराबर एफ अपॉन एम था। एफ तो क्या है? कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो फिर हम विद अनुपाती का निशान लगा दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि एम नीचे है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ए जो है वो एम के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर एम का मान ज्यादा होगा तो ए का मान क्या होगा? कम होगा, और एम का मान अगर कम होगा तो ए का मान ज्यादा होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है तो कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg। उसका जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.6 समथिंग इंटू 10⁻27 kg इतना होता है ना। तो यहां से हमें देखने में लग रहा है कि कम द्रव्यमान किसका है? भाई कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? जब इलेक्ट्रॉन हल्का है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि त्वरण, भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वही बात हमने लिख दी यहाँ पे, आप इसे पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश परिमाण में बराबर, किंतु परिमाण में बराबर होता है, अतः उन पर वैद्युत बल परिमाण में बराबर होगा। ठीक है, देखिए जो आवेश होता है वो परिमाण में बराबर होता है, दिशा में ही तो विपरीत होता है। तो जब परिमाण में बराबर है तो उन पर लगने वाला जो बल होगा उसको परिमाण बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। भाई प्लस वाले को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस वाले को क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। लेकिन त्वरण किसका अधिक होगा वो बात आगे लिखी हुई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए जो बराबर होगा कितना होगा? एफ बराबर क्यू ई होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से कम है, अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या? प्रोटॉन से कम है। अब जिसका द्रव्यमान कम उसका त्वरण ज्यादा, अतः इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। कहां से? एफ बराबर ए बराबर एफ अपॉन एम से। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं इसके। तो ये पार्ट 1 है आपका, समझ लीजिए। इसके बाद जो है अगला पार्ट जो होगा पार्ट 2 होगा, इसी चैप्टर का होगा। ठीक है, उसमें बचे हुए क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।